नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने की आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर और टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के चुनाव की तैयारी, शरद पवार ने दिल्ली में बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इस राज्य में भाजपा में बढ़ता जा रहा है असंतोष, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, सहयोगी दल को बुलाया गया दिल्ली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राकेश टिकैत ने किया आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। आज तक से खास बातचीत में टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर यात्रा होगी, 26 तारीख हर महीने आती है। ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने साफ किया कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर जरूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। इससे पहले टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सरकार का इलाज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि इनके मर्ज की दवा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा था कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 6 माह से ज्यादा समय हो गया, लेकिन गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी बंद चल रही है। बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच करीबन 10 दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े थे, जबकि सरकार संशोधन को तैयार थी लेकिन कानून वापस लेने को नहीं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अंतिम बातचीत 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड से पहले हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद बातचीत बेपटरी हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 के चुनाव की तैयारी, शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अपने आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं समेत कई अन्य लोगों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 22 जून को शाम 4 बजे दिल्ली स्थित 6 जनपद पर बुलाई गई है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें देश में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी से ही साल 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पवार की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है। इस बैठक में यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा, संजय सिंह, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, न्यायमूर्ति एपी सिंह, जावेद अख्तर शामिल होंगे। वहीं केटीएस तुलसी, करण थापर, आशुतोष अधिवक्ता, मजीद मेमन, सांसद वंदना चौहान, पूर्व सीईसी SY कुरैशी, केसी सिंह, संजय झा, सुधींद्र कुलकर्णी, कॉलिन गोंजाल्विस, अर्थशास्त्री अरुण कुमार, घनश्याम तिवारी, प्रीतीश नंदी को भी न्योता दिया गया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कल होने वाली बैठक की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल शाम 4 बजे राष्ट्रीय मंच की बैठक होगी। शरद पवार बैठक की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले शरद पवार की आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात हुई थी। यह बैठक पवार के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इस महीने दोनों एक दूसरे से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इससे चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शरद पवार की अगुवाई में अहम फैसला लिया जा सकता है। पीके ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से जब वे पहली बार पवार से मिले थे, तब माना जा रहा था कि एनसीपी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस बात से इनकार कर दिया था। वहीं प्रशांत किशोर के साथ हुई ताज़ा बैठक के बाद नवाब मलिक ने कहा कि पवार सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभव है कि इसी मुद्दे पर यह बैठक हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस राज्य में भाजपा में बढ़ता जा रहा है असंतोष, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी, सहयोगी दल को बुलाया गया दिल्ली। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा गठबंधन सहयोगी इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद नई दिल्ली तलब किया है। पिछले महीने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में शाही वंशज प्रद्योत किशोर देव बर्मन के जीतने के बाद भाजपा और आईपीएफटी का वजूद न के बराबर रह गया। आईपीएफटी के सहायक महासचिव मंगल देव वर्मा ने कहा कि उन्हें नड्डा ने 23 जून को नई दिल्ली में आमंत्रित किया है और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ बैठक के बाद
आईपीएफटी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा का बात करेंगे, जिनके आधार पर आईपीएफटी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हाल ही में जब तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के खिलाफ असंतोष जताने के लिए त्रिपुरा में अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की घोषणा की, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने असंतोष को शांत करने के लिए अपने एक नेता को भेजा, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। केंद्रीय टीम ने अलग अलग विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की प्रतिक्रिया को जाना था और पिछले 3.5 वर्षों में सरकार के प्रदर्शन पर अपने सहयोगी आईपीएफटी के नेताओं के साथ चर्चा की थी। विधानसभा की 20 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 19 विधायक होने के बावजूद आईपीएफटी हाल ही में संपन्न एडीसी चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। सत्तारूढ़ भाजपा आदिवासी परिषद के 28 सदस्यों में से 9 सीटों पर किसी तरह से जीत हासिल करने में सफल रही और भाजपा आईपीएफटी गठबंधन को आदिवासी क्षेत्रों में वोट फीसदी घटकर 30% रह गया। शाही वंशज के टीआईपीआरए ने भाजपा आईपीएफटी के पूरा वोट शेयर पर कब्जा कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 50 कांग्रेस नेताओं को प्रियंका का फोन, आपका टिकट पक्का। सिद्धू बोले, मेरे बॉस राहुल सोनिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बस 1 साल बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने इसी जून के पहले सप्ताह में यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन करके 2022 का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। इसी के साथ 2017 चुनाव में जीतने वाले 7 में से 5 विधायकों को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है। अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों को चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव ने जिन नेताओं को फोन किया उनमें पंकज मलिक, पुरकाजी से दीपक कुमार, बेहट से नरेश सैनी, सहारनपुर से मसूद अख्तर, बिलासपुर से संजय कपूर, चमरौआ से यूसुफ अली तुर्क, इलाहाबाद से अनुग्रह नारायण, पिंडरा से अजय राय, मड़िहान से ललितेश त्रिपाठी, जैदपुर से तनुज पुनिया, तमकुही राज से अजय कुमार लल्लू, रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना, जौनपुर से नादीम जावेद, मथुरा से प्रदीप माथुर, कोल से विवेक बंसल, कानपुर कैंट से सुहेल अंसारी और फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी सहित तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में मतभेद को लेकर मीडिया से बात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बॉस है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मुझे लगता है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने यह नहीं कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। यहाँ सवाल किसी पद का नहीं है और ना ही फलाना बनाम फलाना का है। मैंने कभी पार्टी का अनुशासन भंग नहीं किया है, बल्कि पार्टी फोरम में अपनी बात रख। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकारी केंद्रों में गेहूं खरीद का घटानुपात, प्रियंका गांधी ने लिखा सीएम योगी को पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद में हुई कटौती को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेहूं खरीद की बढ़ोतरी की अपील की है। साथ ही अपने इस पत्र में पंजाब और हरियाणा प्रदेशों में भी गेहूं की सरकारी खरीद का जिक्र किया है। प्रियंका गांधी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सरकारी गेहूं खरीद के घटे हुए अनुपात को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन महामारी के चलते केंद्रों को बंद कर दिया गया, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन केंद्रों के खोले जाने के बाद भी किसानों को पूरी तरह राहत नहीं मिली। यूपी में उत्पादित 378 लाख मीट्रिक टन गेहूं का मात्र 14% हिस्सा ही इन केंद्रों पर खरीदा जा रहा है, जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश में उत्पादन का 85% तक गेहूं खरीदा जा रहा है। उन्होंने यूपी में बहुत से गांवों में बंद हुए क्रय केंद्रों का भी जिक्र करते हुए कहा है कि इन बंद क्रय केंद्रों की वजह से किसानों को दूर की मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है, इस कारण नमी से गेहूं सड़ने का खतरा बना हुआ है। गेहूं सड़ने से किसानों की गाढ़ी पसीने की कमाई को किसान निम्न दर पर बेचने को तैयार है। कोरोना महामारी और महंगाई के कारण किसानों की आर्थिक हालत पहले से खराब हो गई है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के सभी सरकारी केंद्रों पर 15 जुलाई तक गेहूं खरीद की मांग की है। साथ ही गेहूं खरीद के अनुपात को बढ़ाने के लिए भी कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार मानने वाली नहीं, इलाज करना पड़ेगा, राकेश टिकैत की केंद्र को धमकी। जी हां दोस्तों, केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को सरकार को धमकी दी है। टिकैत ने दो टूक कहा है कि इलाज करना पड़ेगा। मालूम हो कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसानों की मांग पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन तेज करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इससे एक दिन पहले भी टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि किसान वापस जाएगा। किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएगी। हमारी मांग है कि तीनों कानून रद्द हो, एमएसपी पर कानून बने। बॉर्डर पर बैठे किसानों और सरकार के बीच कोई भी हल निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह कानूनों को रद्द नहीं करेगी। यदि किसान कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो फिर वह इसे करने को तैयार हैं। साथ ही सरकार ने कानूनों को 1.5 साल तक लंबित रखने का भी प्रस्ताव किसानों को दिया हुआ है, लेकिन किसानों की मांग शुरुआत से ही इन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा था कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था, भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। रद्द करने के अलावा यदि किसान किसी भी तरह का संशोधन चाहते हैं तो फिर मैं उसका स्वागत करूंगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान समय समय पर आंदोलन तेज करने की बात कहते रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, जिसमें कई लोग लाल किले तक पहुंच गए थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश शिवपाल, पिता मुलायम की मदद से चाचा को मनाने की कोशिश तेज। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं रोठों को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। चाचा शिवपाल को मनाने के लिए अखिलेश पिता मुलायम सिंह का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस चुनाव वह किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर वह एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल के संग मिलकर विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वहीं शिवपाल पहले भी अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी का सपा में विलय करने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन की गुंजाइश जरूर है। चाचा शिवपाल को मनाने की कवायद अखिलेश ने अभी से शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के बीच किसी भी तरह का रोड़ा ना आए, इसके लिए कई पॉइंट्स पर सहमति बनाने की कोशिश अभी से की जा रही है। चाचा को मनाने के लिए अखिलेश पिता मुलायम सिंह का सहारा ले रहे हैं। शनिवार को सैफई में एक पारिवारिक शादी में अखिलेश और शिवपाल का एक बार फिर से आमना सामना हो गया। अपनी पोती की शादी के लिए मुलायम सिंह बेटे अखिलेश के साथ पहुंचे थे। वहीं शिवपाल यादव पहले से ही शादी में मौजूद थे। शिवपाल को जैसे ही मुलायम सिंह के पहुंचने की बात पता चली, वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी पता नहीं चल सका है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही अखिलेश शादी में पहुंचे, शिवपाल वहां से निकल गए। अब सबकी नजरें अखिलेश और चाचा शिवपाल की पार्टी के गठबंधन पर टिकी हुई है। अखिलेश चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह यादव मुस्लिम दलित फैक्टर पर फोकस बनाए हुए हैं। वहीं उनकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी और कांग्रेस से नाराज ब्राह्मणों की भी अपने पाले में किया जा सके। वह इस चुनाव ब्राह्मण राजनीति पर भी फोकस। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी सरकार पर तंज, कहा देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत, यह कैसा विकास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के विकास पर तीखा तंज किया। राहुल ने कहा कि देश की कुल 135 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत पड़ रही है, जो मोदी सरकार में विकास का एक और दर्दनाक उदाहरण है। राहुल हाल ही में सरकार की नीतियों की जोरदार आलोचना करते रहे हैं। वैक्सीनेशन की मुहिम से लेकर कोरोना महामारी के प्रबंधन तक उन्होंने तकरीबन हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। इसी कड़ी में रविवार को भी उन्होंने कई ट्वीट कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण के तहत मुफ्त राशन की जरूरत है। मोदी सरकार के विकास का एक और दर्दनाक उदाहरण, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया था। इसे दिवाली तक बढ़ाया गया है। बीते वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च में लॉकडाउन लगा था। इस दौरान इस योजना की घोषणा हुई थी। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी। सरकार ने कहा था कि इस स्कीम का फायदा 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने की मोदी सरकार के फैसले की आलोचना, कहा केंद्र में लोकतांत्रिक चेतना की कमी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र में लोकतांत्रिक चेतना की कमी है। उन्होंने इजरायल और अब म्यांमार के मुद्दे पर भारत सरकार के कदम की आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने
अपने ट्वीट में लिखा कि यह चौंकाने वाला है कि मोदी सरकार ने चीन समर्थक बर्मी सेना द्वारा म्यांमार में लोकतंत्र की हत्या की निंदा और आंग सान सू की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र के वोट में भाग नहीं लिया। हमने इजराइल पर और अब म्यांमार के मुद्दे पर अपने आप को अलग रखा है। क्या हमने अपनी विवेक शक्ति खो दी है? बताते चले कि भारत समेत 35 देशों ने इन प्रस्ताव पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में हिस्सा नहीं लिया था। बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देश में सैन्य तख्तापलट की निंदा की है, उसके खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध का आह्वान किया है तथा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग की है। लेकिन भारत ने अपने आप को इस प्रस्ताव से अलग कर लिया था। भारत ने अपने बयान में कहा था, आज के मसौदा प्रस्ताव में हमारे विचार प्रतिबिंबित होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता रहा है और ऐसे में हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव में म्यांमार के पड़ोसी देशों एवं क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सलाहकार एवं रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार को आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मुद्दों को लेकर घेरते रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में मोदी सरकार को चीन की चालबाजी को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और LOC जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी स्वामी काफी मुखर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, अन्नदाता सीमा विरोध स्थलों पर 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल नवंबर से डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 7वें महीने के करीब है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 30 जून को सभी सीमा विरोध स्थलों पर हूल क्रांति दिवस मनाएंगे। किसानों के मुताबिक स्थानीय इलाकों के ग्रामीण और खाप भी विरोध का समर्थन कर रहे हैं। SKM ने कहा कि 30 जून को जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा। SKM ने एक बयान में कहा, हमने सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित ग्राम सेलागर के आदिवासियों को अपना पूरा समर्थन दिया है। जो लोग क्षेत्र में CRPF शिविर स्थापित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं, यह जमीन बिना किसी रेफरल ग्राम सभा के निर्णय के ली जा रही है। बयान में कहा गया कि 17 मई को विरोध करने वाले आदिवासियों पर पुलिस की गोलीबारी की भी निंदा की गई, जिसमें 3 आदिवासियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल गर्भवती महिला के बाद में मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए और 10 अभी भी लापता हैं। SKM ने हरियाणा में BJP JJP नेताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने और इन नेताओं के प्रवेश का विरोध करने का भी फैसला किया है। AIAWU और CITU के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह रविवार को सिंधु सीमा क्षेत्र के विरोध स्थल पर पहुंच गया। इसी तरह और भी कई प्रदर्शनकारी गाजीपुर और टिकरी सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में घूम घूम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे टिकैत, राजभर भी भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने में जुटे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज्यादा का ही समय रह गया है। इसके मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां यूपी की योगी सरकार का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर सामना करेगी, वहीं एक और चुनौती भी भाजपा की सरकार बचाने में मुश्किल पैदा कर सकती है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यूपी चुनाव में वो भाजपा के खिलाफ खुलकर प्रचार करेंगे। अब उन्होंने इस ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। बताया गया है कि टिकैत ने इसी सिलसिले में शनिवार को यूपी के मेरठ में कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमकर जनता से अपील करेंगे कि वो भाजपा को वोट ना दे, जिसको चाहे उसको वोट दे पर भाजपा को ना दे। भाजपा प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार को किसान सबक सिखाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी टिकैत ने यूपी चुनाव में भाजपा विरोधी प्रचार कर कुछ कहा है। एक दिन पहले ही उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा था कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी निपटेंगे, ये जैसे जिला पंचायत चुनाव में निपटे हैं वैसे ही निपटेंगे। अब आमने सामने की होगी, अब बीच बचाव कुछ नहीं है। या तो ये किसान और जनता रहेगी या ये सरकार रहेगी। जहां एक तरफ भाजपा को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में किसान संगठनों से चुनौती मिलेगी, वहीं कुछ छोटे राजनीतिक दल भी एकजुट होकर योगी सरकार के वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। इन एक गठबंधन भाजपा की पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी। SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल व उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ जाएं।
राजभर ने यह भी बताया कि इस सिलसिले में उनकी पिछले दिनों ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत व बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत हुई है। राजभर के मुताबिक राउत शीघ्र ही लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनसे इस मामले पर निर्णायक बातचीत होगी। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से बातचीत जारी रहने की भी बात कही। साथ ही कहा कि अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक में सिंह गठबंधन की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी के खिलाफ साथ आएंगी आप, टीएमसी और शिवसेना। विधानसभा चुनाव से पहले मोर्चा तैयार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजभर ने बातचीत में कहा कि मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल व उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी पिछले दिनों ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के नेता संजय राउत व बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत हुई है। राजभर के मुताबिक राउत जल्द ही लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनसे इस मामले पर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने यह भी कहा कि उनकी शनिवार शाम आम आदमी प्रदेश के प्रभारी व सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।